Assalamu alaikum. Let's talk about standard deviation is measure of risk in investments and some issues related with standard deviation. इससे पहले कुछ लेक्चर्स में मैंने सिंपल तरीके से बात की कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी शेयर में या फिर किसी कंपनी के स्टॉक वगैरह में आप अपने सेविंग्स जो आपके पास पैसे हैं वो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एनालिसिस कैसे कर सकते हैं या फिर किसी स्टॉक मार्केट का रिस्क एंड रिटर्न देखना है तो वो आप कैसे देख सकते हैं। ये जानने के लिए आप थोड़ा पीछे वीडियोस देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। अब आप जब उन वीडियोस को देखेंगे या फिर जब आप कहीं पे भी सर्च करेंगे तो जहां भी हम रिस्क और रिटर्न की बात करते हैं तो शुरुआत जब रिस्क की बात होती है तो शुरुआत हमेशा स्टैंडर्ड डिविएशन से होती है। किसी शेयर या स्टॉक मार्केट या फिर पोर्टफोलियो या किसी भी म्यूचुअल फंड का जब हमने रिस्क कैलकुलेट करना होता है तो हम उसके पीछे पूरी एक हिस्टोरिकल प्राइसेस ले लेते हैं और फिर उसमें से रिटर्न्स कैलकुलेट करके स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको फिर हम कह देते हैं कि ये इस कंपनी का या फिर इस शेयर का इतना रिस्क है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन काफी अरसे से यूज हो रहा है। पॉपुलैरिटी इसको तब मिली जब 1956 में मार्कोविट्स का जो फेमस पेपर शाया हुआ जहां से फिर हमें पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन का एक प्रॉपर चैनल खुल गया। वहां से इसको ज्यादा फोकियत मिली, लोग ज्यादा इसको यूज करने लगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस मेयर पे क्रिटिसिज्म भी बढ़ती गई। अब स्टैंडर्ड डिविएशन असल में आपके रिटर्न्स का जो है उसको जो मीन है जो मतलब एवरेज है उससे डिविएशन देखता है। तो वो डिविएशन देखने के बाद आपको एक वैल्यू दे देता है और उस वैल्यू के बेस पे हम कह देते हैं कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब ये काम करता भी है कुछ केसेस में लेकिन इसके साथ कुछ मसले भी हैं। ये आज हम डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या मसले हैं और इनका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। आई एम मोहम्मद वाजिद रजा। बाय प्रोफेशन में शहीद बेनज़ीर भट्टू यूनिवर्सिटी शेरिंगल में पढ़ाता हूँ। आ जाइए इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे जैसे पहले वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहाँ पे आप ये फार्मूला देख सकते हैं। इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू फिर ये फार्मूला आप देखते हैं। इस फार्मूला को करने के बाद आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। अब ये जो सिग्मा है ये आपको स्टैंडर्ड डिविएशन बता रहा है। फिर आप देख सकते हैं 1 और कैपिटल एन, ये एन आपको बता रहा है कि आपके पास ऑब्जर्वेशन कितने हैं। अगर आपने 12 महीने के बेस पे रिस्क कैलकुलेट करना है और आपके पास मंथली डेटा है तो आपके पास एन 12 हो गया। अगर आप डेली बेस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपके पास समझिए कि 300 400 500 दिनों का डेटा है तो जितने दिन होंगे उतना ही आपका एन होगा। फिर ये ब्रैकेट में आप देख सकते हैं एक्स आई है फिर माइनस म्यू। ये एक्स आई जो है ये जो आपके इंडिविजुअल रिटर्न्स हैं, मतलब कि आपने किसी कंपनी का डेटा लिया हुआ है डेली या मंथली और फिर उससे आपने रिटर्न्स कैलकुलेट किए हैं। तो जो आपका डेली रिटर्न्स है या मंथली रिटर्न्स है वो जो हर पॉइंट पे आपको एक रिटर्न मिल रहा है या हर एक डे पे हर एक मंथ पे उसको हम कहते हैं एक्स आई। फिर इस एक्स आई जो आपकी डेली रिटर्न्स है उससे हम माइनस करते हैं म्यू। म्यू क्या है? ये आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मतलब किसी कंपनी या शेयर से आपके एक्सपेक्टेशंस जो वाबिस्ता होते हैं कि ये कंपनी मुझे फ्यूचर में इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? म्यू ये हम पास्ट डेटा को लेके जब उसको हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो उस एवरेज जो एरिथमेटिक मीन होता है उसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बोल देते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला सिंपल है। इससे अगले लेक्चर में मैं फिर दोबारा कोशिश करूंगा कि जो अभी मैं ये लेक्चर दे रहा हूं इसको हम प्रैक्टिकली एक्सेल में करें तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आज हम सिर्फ इसके थ्योरी को डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है, मसले कैसे हैं और इसको एक छोटे से एग्जांपल भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो करूंगा इंशाल्लाह उसमें मैं फिर ये पूरे स्लाइड जो हैं ये प्रैक्टिकली एक्सेल में करके बता दूंगा जिससे फिर आसानी होगी समझने में। अच्छा जी, तो ये फार्मूला कैसे कैलकुलेट होगा? स्टेप्स कुछ उस तरह हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क आउट द मीन द सैंपल एवरेज ऑफ द नंबर्स। मतलब कि आपने सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है। फिर मीन जो ये म्यू है इसके बाद फिर आपने क्या करना है? देन फॉर ईच नंबर सब्ट्रैक्ट द मीन। फिर दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है? हर एक इंडिविजुअल नंबर से आपने मीन माइनस करना है। अगर 100 वैल्यूज हैं आपके पास तो हर एक वैल्यू से वही मीन बार बार माइनस करते जाएंगे तो इस तरह हमारे पास एक टाइम सीरीज बन जाएगा।
देन वर्क आउट द मीन्स ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस। फिर आपने क्या करना है, जब आप ये इंडिविजुअल वैल्यूज से ये मीन माइनस करेंगे, इसको मीन डिफरेंस मीन डिविएशन भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक मसला ये होगा कि जब आप इसको माइनस करेंगे और फिर आप जब इसको प्लस समेशन करेंगे, क्योंकि ये समेशन साइन यहाँ पे है, तो ये हमेशा जीरो के बराबर होगा, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्शनल इफेक्ट आ जाता है। कुछ वैल्यूज आपके एवरेज से ज्यादा होंगे, कुछ वैल्यूज आपके एवरेज से कम होंगे। तो जब आप इसको एज ए होल ऐड करेंगे तो ये जो डायरेक्शनल इफेक्ट है, कुछ ज्यादा है कुछ कम है, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो आखिर में आपका हमेशा जो इसका सम है वो जीरो के बराबर आएगा। तो ये डायरेक्शनल इफेक्ट खत्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। इसीलिए थर्ड स्टेप में मैंने लिखा है कि देन वर्क आउट द मीन ऑफ दो स्क्वायर डिफरेंसेस। फिर आखिर में चूंकि ये तो फिर वेरिएंस हो जाएगा, जहां तक अभी तक अगर हम ये कैलकुलेशन की है, इसको वेरिएंस बोलते हैं जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन करने के लिए हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है। अगर अभी आपको समझ नहीं आई इन बातों की, तो आप सिर्फ ये स्टेप्स पढ़ लें। अब करते कैसे हैं, यहाँ भी मैं एग्जांपल बताता हूँ, फिर एक्सेल में बता दूंगा। लेट्स सी कि यहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते हैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी मैंने स्क्रीन बड़ा नहीं किया था, ये लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी शेयर है या जो भी आपके जहन में है उसको आप कंसिडर कर दें। उसके हमने डेटा कलेक्ट किया है 9 पहले दिन पे, फिर 2, 5, 4, ये एक डेटा सीक्वेंस हमारे पास आ गया है। अभी आप रिकॉल करें, ये फॉर्मूला हमने लगाना है, इससे हमें स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा, ये जो सिग्मा है, और वही स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा रिस्क होगा। अब ये फॉर्मूला में आप देख सकते हैं एक्स आई माइनस म्यू। एक्स क्या, आई क्या है, यहाँ पे देखिए ये 9 भी एक्स आई है, 2 भी एक्स आई है, 5, मतलब ये जो आपके इंडिविजुअल जितने ऑब्जर्वेशन हैं ये सारे एक्स आई हैं। ये जो कैपिटल एन मैंने डिस्कस किया था, ये कहाँ पे है, ये जो आप पूरे जितने भी ऑब्जर्वेशन है इसको आप काउंट करें, इसको आप गिनती करें, तो ये 20 ऑब्जर्वेशन लिए हैं। तो आपका कैपिटल एन जो है वो 20 हो गया। अब हमारे पास एन भी है, एक्स आई भी है, माइनस म्यू, हमें म्यू चाहिए। म्यू मैंने बताया ये सिंपल आपका अरिथमेटिक मीन आप लेंगे डेटा का, तो ये आपका म्यू हो जाएगा। तो जब इन सब को मैं ऐड करूंगा इन ऑब्जर्वेशंस को, फिर 20 पे डिवाइड करूंगा, तो ये मुझे 140 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 7, व्हिच मींस दैट म्यू फॉर दिस डेटा इज 7। और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि चूंकि हम तो एवरेज की बात करते हैं, तो फिर ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात क्यों कहते हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, यही जो आप म्यू कैलकुलेट करते हैं अपने सैंपल डेटा से, वही आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं, जिसको आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे ये कंपनी मुझे फ्यूचर में इतना रिटर्न्स देगी। ये मेरे भी अच्छा खासा क्रिटिसिज्म इस पे हो रही है, लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस की बात जब आप करते हैं, तो अगर सपोज मैं कहता हूं कि ये शेयर मुझे 7% रिटर्न देगा, तो ये सिर्फ मेरा एक गेस है। पास डेटा के बेस पे मैंने सिर्फ एक एनालिसिस करके मैं अपनी तरफ से आपको एक एक अप्रोप्रिएट गैस लगा सकते हैं, इसकी गारंटी कोई नहीं होती। तो जो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करते हैं कि हमें रिटर्न फोरकास्ट करते हैं, इस ये भी इतना कोई अभी तक इसका कोई इतना सॉलिड आपके पास टूल नहीं है। लेकिन लोग अरिथमेटिक मीन भी यूज करते हैं, और फिर जब आप इसको अरिथमेटिक मीन को आप क्रिटिसाइज करते हैं, तो फिर आप कम्प्लेक्स टूल्स पे चले जाते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल्स आ जाते हैं, फैक्टर मॉडल आ जाते हैं, और ब्ला 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 बहुत सारे मॉडल्स आ जाते हैं। इस पे भी किसी लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन आज इसको टच नहीं करते। आज हम सिर्फ रिस्क का जो मेजर है स्टैंडर्ड डिविएशन, उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो ये ऑब्जर्वेशन हो गए, हमारे पास एक्स आई भी आ गया, म्यू भी हो गया, कैपिटल एन भी हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं समेशन ब्रैकेट के अंदर एक्स आई माइनस म्यू है, फिर स्क्वायर है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक्स आई माइनस म्यू चाहिए होगा, कि हम हर एक एक्स आई से म्यू माइनस करें, जो कि बहुत सिंपल है। आप एक्स आई 9 है, म्यू 7 है, तो पहले पास हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 7, फिर 2 माइनस 7, 5 माइनस 7। देखिए 7 कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि ये म्यू है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं, ये हमारे पास सारे डेटा के लिए सेम ही रहेंगे। अब अगर इसको मैं स्क्वायर ना करूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया डायरेक्शनल इफेक्ट की वजह से, अगर स्क्वायर किए बगैर इसको मैं जमा करूं तो ये 0 आ जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्शनल इफेक्ट खत्म करने के लिए हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो 9 माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस तरह ये सारे डाटा कॉलम आपके पास मिल जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सम करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं समेशन। तो अब जो ये 425, 4925 ये ऑब्जर्वेशन आपके पास आ गए हैं, इनको हमने ऐड करना है।
तो अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये इनको मैंने ऐड किया है तो 178, लेकिन ये वेरिएंस बता रहा है अभी तक, ये हमने इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया, जब स्क्वायर रूट लेंगे तब ये स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा। ओके, मीन ऑफ स्क्वायर डिफरेंस इज इक्वल टू 1 और 20 multiplied by 178 is equal to 8.9. Note this value is called the variance. अब इससे हमने स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करना है, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू अंडर द रूट 8.9 जो कि आपके पास आ गया 2.983। ओके जनाब, अब ये तो हमारे पास आ गया, हम कह सकते हैं कि इस शेयर या इस कंपनी म्यूचुअल फंड या जो भी है इसमें 2.98 यूनिट रिस्क है, लेकिन ये जो रिस्क यूनिट हमने कैलकुलेट कर लिया ये किस हद तक सही है और किस हद तक इसमें गलतियां हो सकती हैं। इस मेजर में बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब भी हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन ये एज्यूम कर लेता है कि जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं एनालिसिस के लिए वो नॉर्मल डेटा है। अब नॉर्मल डेटा क्या है, नॉर्मल डेटा पे भी हम किसी दिन डिटेल से बात कर लेंगे, लेकिन अगर आप इसको गूगल करेंगे तो ये आसानी से समझ आ जाएगा कि जिसका विद लाइक आप कह सकते हैं मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 1। लेकिन अगर आसानी से समझना है तो आप इस जो भी डेटा आप प्लॉट करेंगे अगर उसकी शेप एक बेल शेप की तरह आए, जो घंटी हम कहते हैं उसकी तरह अगर शेप बनता है तो इसका मतलब है ये डेटा किसी हद तक या कह सकते हैं नॉर्मल डेटा है। लेकिन हकीकत में हमें नॉर्मल डेटा बहुत कम मिलता है, डेटा में आउटलायर जरूर होते हैं। अब जैसे कि ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ये जो बिल्कुल बेल शेप दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर इसके ये जो टेल्स नजर आ रहे हैं राइट साइड पे भी है, ये लेफ्ट साइड पे भी है, अगर ये टेल कम मतलब इतने नैरो ना हो और मोटे हो, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ऊपर डॉट 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 का, ये इस तरह राइट साइड पे भी ये डॉट डॉट डॉट, तो इसका हम देख सकते हैं टेल्स जो हैं वो आसानी समझने के लिए इसको कह लें कि मोटे हैं, तो इसको हम फाइनेंस की जुबान में कहते हैं फेट टेल्स। तो जब फेट टेल होगा किसी डेटा का तो इसका मतलब है कि इसमें लॉसेस के चांसेस ज्यादा है इस किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ये डॉट 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 से लेके ऊपर जाएगा फिर वापस डॉट 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 पे आएगा तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसको हम फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जैसे इस तरह ऊपर कॉर्टासिस उसके जाएंगे और फिर जो इसके टेल है वो नैरो होंगे। इस पे भी किसी खास लेक्चर में हम डिटेल से बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ आप सिर्फ इतना समझने की कोशिश करें कि स्टैंडर्ड डिविएशन का सबसे पहला मसला क्या है कि ये डेटा को इज्यूम कर लेता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन हकीकत में डेटा जो होगा उसमें ज़्यादातर हमें फेट टेल मिलेंगे। स्पेशली स्टॉक रिटर्न्स का डेटा जो होता है मैक्सिमम उसमें फेट टेल्स होते हैं, तो जो टेल फेट होगा तो फिर स्टैंडर्ड डिविएशन इतना यूजफुल मेजर नहीं रहता। दूसरा जो ये सबसे इसमें मसला है वो ये है कि इफ रिटर्न्स आर ऑटो कोरिलेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन विल फर्दर अंडर एस्टिमेट रिस्क। तीसरा जो है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन पेनलाइज पॉजिटिव डिविएशन इज अपोज टू ओनली डाउनसाइड डिविएशन। और चौथा जो है स्टैंडर्ड डिविएशन इज हाईली सेंसिटिव टू आउटलायर्स इन द डेटा। ओके जी, अब इसमें ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एक अगर आप आसानी से समझने वाली बात है जो कि इनिशियल लेवल पे जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो आसानी से समझ सकेंगे, वो थर्ड पॉइंट है जो कि है स्टैंडर्ड डिविएशन पेनलाइज पॉजिटिव डिविएशन इज अपोज टू डाउनसाइड डिविएशन। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड डिविएशन जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये देखेगा कि जो आपका एवरेज है उस एवरेज से ऊपर वैल्यू, उस एवरेज से वैल्यूज कितना ऊपर या नीचे जा रहे हैं। जैसे कि पीछे वाला डेटा अगर हम देखें तो इसका एवरेज आपके पास 7 आ रहा है। अब अगर आप डेटा देखें तो पहले दिन में 9 इसके रिटर्न लेने चले, वैसे तो ये प्राइसेस है लेकिन मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये रिटर्न्स हैं, तब पहले दिन पे ये एवरेज से 2 यूनिट ऊपर डिविएट कर रहा है। मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन में 7 ले लूं इस तरह, तो अगर मैं 9 प्लॉट करूंगा तो जाहिर है वो ऊपर यहां पे कहीं आएगा। फिर ये 2 है, इसका मतलब है कि ये 7 से अच्छा खासा नीचे आ गया है। 5 है, ये भी नीचे है। 4 है, ये भी नीचे है। 12 है, ये ऊपर होगा। 7 है, बिल्कुल बैलेंस होगा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या मसला है कि ये इस बात में फर्क नहीं कर सकता कि जो शेयर प्राइस है जो एवरेज से ऊपर गया है या नीचे गया है, ये दोनों को इनकाउंटर करेगा, चाहे एवरेज से ऊपर हो या नीचे हो, उसको ये माइनस करेगा, फिर उससे वैल्यूज माइनस करेगा और डिफरेंस निकाल के आपको बता देगा कि जी आपके डेटा में इतनी डिविएशन है।
अब अगर एक इन्वेस्टर है, जाहिर है उसको अगर उसके प्राइसेस एवरेज से ऊपर जा रहे हैं तो उसको तो खुशी होगी। सपोज मेरा एवरेज 7 है और मेरे प्राइसेस 15 पे चले गए हैं या 20 पे चले गए हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो उसके लिए तो मुझे खुशी होगी क्योंकि मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। मुझे या एक इन्वेस्टर को दुख कब होगा जब उनके प्राइसेस एवरेज से नीचे आएंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन सिर्फ नीचे को कंसिडर नहीं करता बल्कि ये ऊपर को भी कंसिडर करता है। तो अगर हम ले लेते हैं कोई भी एक शेयर ले लेते हैं, उसमें सपोज आप रिज्यूम करने के 5-6 दिनों में उसके प्राइसेस एवरेज से नीचे आए हैं, 15-20 दिनों में उसके प्राइसेस एवरेज से ऊपर गए हैं, तो एक आम आदमी की जुबान में ये एक अच्छा शेयर होगा क्योंकि उसके प्राइसेस ऊपर ज्यादा जा रहे हैं, कम नीचे कम आ रहे हैं, तो इसका हमें खुशी होगी ऐसी चीज खरीदने में। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन इसको हाई वोलेटाइल बताएगा, जो कि एक ड्रॉबैक आप इसको कह सकते हैं कि ये ऊपर और नीचे दोनों को रिज्यूम कर रहा है। इसको मैं एक्सेल में आपको करके बता दूंगा, जब आप इसको विजुअल देखेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब देख सकते हैं कि हम अच्छे खासे कंफ्यूज हो गए हैं कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन में इतने प्रॉब्लम्स हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन इसके रिसेंट फाइनेंस लिटरेचर इसके अच्छे खासे न्यू टेक्निक्स बता रहे हैं, जो कोशिश करते हैं कि जो सिर्फ नीचे आने वाले प्राइसेस हैं, जिसको आप कह सकते हैं डाउन साइड मोमेंट्स, डाउन साइड रिस्क, उसको देख के रिस्क कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। जो आपको फायदा होता है उसको वो इतना फोकस नहीं करते, क्योंकि फायदा जाहिर है हर एक इन्वेस्टर चाहता है कि उसको फायदा हो। हम अगर फिक्रमंद होते हैं तो सिर्फ लॉसेस के लिए फिक्रमंद होते हैं। तो अभी जो रीसेंट टेक्निक्स आए हैं जैसे कि सॉर्टिनियो रेशो है, वैल्यू एट रिस्क जिसको हम वार बोलते हैं, ड्राडाउन एनालिसिस ये बहुत ही मुफीद महर है, या फिर ये सी वार जिसको हम कंडीशनल वैल्यू एट रिस्क बोलते हैं। ये ऐसे टेक्निक्स हैं जो स्टैंडर्ड डिविएशन की ये एक जो खास खराबी है, एक लिमिटेशन है कि ये अपवर्ड और डाउन मूवमेंट्स दोनों को कंसिडर करता है। ये मेयर कोशिश करते हैं कि सिर्फ जो डाउनवर्ड मूवमेंट्स होते हैं, जो आपके ह्यूज लॉसेस होते हैं, जो फंड रिड्यूशन का बाइस भी बनते हैं, ये सिर्फ उनको देख के रिस्क कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं कि जी आपके पोर्टफोलियो या फिर आपके शेयर में इतना रिस्क है। जो कि अभी रिसेंट हिस्ट्री बता रहा है, फाइनेंस लिटरेचर बता रहा है कि ये मेयर्स ज्यादा रेलेवेंट हैं रिस्क देखने के लिए एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड डिविएशन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड डिविएशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं एक्सेल में करके बताऊंगा ताकि आप इसको विजुअलाइज कर सकें। फिर उसके बाद इन रेशोज को भी एक करके हम एक्सेल में कैलकुलेट करके बताएंगे कि ये एक्सेल में आप ये चीजें कैसे ऑब्जर्व या कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।